दिल्ली की एक उमस भरी अगस्त की शाम को प्रिया ने चांदनी चौक की एक धूल भरी कोने वाली दुकान से एक आईना खरीदा। दुकानदार एक झुर्रियों वाला बूढ़ा आदमी जिसकी आंखों में सफेद मोतियाबिंद था। उसने 3,000 रुपये लेते वक्त कोई सवाल नहीं किया। प्रिया उसे बिना पीछे मुड़े घर ले आई। इस बात से अनजान की आईना तो पहले से ही उसका इंतजार कर रहा था, सड़कों को देख रहा था, अपना अगला शिकार चुन रहा था। उस रात उसने उसे अपने बेडरूम की श्रृंगार मेज के ऊपर टांग दिया। पहली सुबह प्रिया को कुछ भी अजीब महसूस नहीं हुआ। उसने दांत साफ किए, फोन देखा और मेकअप करते वक्त आईने पर एक हल्की नजर डाली। फिर किसी चीज ने उसे रोक दिया, एक झलक, जैसे कांच ने पलक झपकाई हो। वह पास गई और ध्यान से अपने अक्स को देखने लगी। यह वही थी, है ना? उसका अक्स उसे ऐसे भाव से देख रहा था जो उसके अपने चेहरे पर महसूस होने वाले भाव से थोड़ा अलग था, एक तरह की उदास पहचान या शायद तरस। उसने मुंह फेर लिया, खुद से कहा कि यह बस सुबह की रोशनी का खेल है, और काम पर निकल गई। दूसरे दिन उसकी माँ दोपहर के खाने पर आई। प्रिया किसी ऑफिस प्रेजेंटेशन के बारे में कुछ समझा रही थी जब उसकी माँ अचानक उठी और आईने की तरफ चल पड़ी। नया आईना? उन्होंने पूछा। उनकी आवाज में एक अजीब सा तनाव था। प्रिया ने पीछे से पुकारा, उलझन और चोट में, पर माँ ने कोई जवाब नहीं दिया। उस शाम उसकी माँ ने आखिरकार वापस फोन किया। उस आईने में फिर कभी मत देखना, वे फुसफुसाई, उनकी आवाज कांप रही थी। और उसे फेंक दे। जब प्रिया ने सफाई मांगी तो माँ ने फोन काट दिया। तभी प्रिया ने अपनी पहली गलती की, उसने जानबूझकर इरादे से देखा। यह समझना चाहती थी कि किस चीज ने उसकी माँ को इतनी गहराई से हिला दिया था। उसने अपने बेडरूम का दरवाजा बंद किया, श्रृंगार मेज पर बैठी, एक गहरी सांस ली और आईने में ऐसी गंभीरता से ताका जैसे कोई बुरी खबर सुनने वाला हो। अक्स ने सिर्फ उसके शारीरिक नैन नक्श नहीं दिखाए, उसने नीचे छिपी कोई परत उजागर कर दी। उसकी आंखों में एक थकान जो उन समझौतों की बात कहती थी जो उसने किए थे, छोटे छोटे विश्वासघात जो उसने किए, जिन्हें उसने चुपचाप दफन कर दिया। वह लड़खड़ाते हुए पीछे हटी, दिल धड़क रहा था, और 3 दिनों तक उसने आईने की तरफ दोबारा नहीं देखा। चौथे दिन प्रिया की सबसे अच्छी सहेली अंजलि कॉफी पर आई। वे कॉलेज के जमाने से एक दूसरे को जानती थीं। करीब 15 साल की दोस्ती जो हंसी, राजों और एक दूसरे के उधार लिए कपड़ों पर बनी थी। अंजलि वॉशरूम जाने के लिए उठी और 20 मिनट तक वापस नहीं आई। जब वह आखिरकार लौटी तो उसका चेहरा खोखला था। अंजलि ने उसे गुस्से और दुख के बीच के किसी भाव से देखा। मैंने खुद को देखा, उसने धीरे से कहा। मैंने देखा कि मैं सचमुच कौन हूँ, और वह भद्दा है, बाहर से नहीं अंदर से। हम कितने अरसे से दोस्त हैं प्रिया, और मैंने तुझे कभी नहीं बताया कि मैं तुझसे जलती रही हूँ, सचमुच जलती रही हूँ, सालों से। प्रिया ने आईना लौटाने के बारे में पूछने के लिए एंटीक दुकान को फोन किया। दुकानदार ने उसका वर्णन सुना, फिर कुछ ऐसा कहा जिससे उसका खून जम गया। आईने वापस नहीं आते बेटा, वे बस आगे ही जाते हैं। तुझसे पहले वाले आदमी ने भी इसे लौटाने की कोशिश की थी, उसने इसे हथौड़े से तोड़ डाला। आईना तुझे दिखाता है कि तू क्या है, उसने आखिरकार कहा। वह नहीं जो तू दिखावा करती है, यही उसका एकमात्र काम है। कुछ लोग वह सच देखने की भारी कीमत चुकाते हैं, दूसरे उसे नकारते नकारते पागल हो जाते हैं। फिर उसने कहा, फुसफुसाहट से जरा ही ऊंची आवाज में, सावधान रहना कि तू कितनी बार देखती है। उसने न देखने का फैसला किया। 2 हफ्तों तक प्रिया बेडरूम के आईने से पूरी तरह बचती रही। अपनी सुबह की दिनचर्या के लिए सिर्फ बाथरूम के छोटे आईने का इस्तेमाल करती रही। वह नक्काशीदार आईना उसकी दीवार पर एक काली आंख की तरह टंगा रहा, देखता हुआ, इंतजार करता हुआ। उसके सहकर्मी, जो हमेशा दोस्ताना रहते थे, दूर और ठंडे होने लगे। उसके बॉस ने उसे रवैये की दिक्कतों के बारे में बात करने के लिए बुलाया। उसका पड़ोसी, जिससे वह हमेशा हाल चाल पूछती थी, अब उसे जाहिर नापसंदगी से देखता था। ऐसा लगता था जैसे पूरी दुनिया ने अचानक तय कर लिया हो कि वह बचने लायक इंसान है। अपने इस बचाव के 2 हफ्ते बाद प्रिया को मुंबई से अपने पिता का फोन आया। वे रो रहे थे, जो उसने अपनी पूरी जिंदगी में सिर्फ 2 बार सुना था। वे उसके बारे में सोच रहे थे। उन्होंने कहा, सचमुच उस इंसान के बारे में जो वह बन गई थी, और उन्हें इस बात की गहरी शर्म थी कि वे उसकी बेहतर परवरिश नहीं कर पाए। उसे एक खोखला इंसान बना देने के लिए माफी मांगते हुए उनकी आवाज टूट गई। प्रिया ने उन्हें टोकने, तसल्ली देने की कोशिश की, पर वे अपने खुलासों में बहुत आगे जा चुके थे। उसे एहसास हुआ कि आईने का असर किसी तरह फैल रहा था, उसके हर जानने वाले को संक्रमित कर रहा था, सबको एक सामूहिक हिसाब किताब करने पर मजबूर कर रहा था। उस रात अनसुलझे सवालों का बोझ सह न पाते हुए प्रिया अपने आईने तक चली गई और सीधे उसमें देखा। जो उसे घूर रहा था वह किसी सीधे सादे अर्थ में उसका अक्स नहीं था, वह थी, पर सालों की छोटी छोटी नाकामियों और नैतिक समझौतों की परतों से ढकी हुई, जिन्हें उसने सामान्य कहकर सही ठहराया था। उसने उस इंसान को देखा जो वह बन गई थी, जो वाहवाही के लिए चीजों के लिए हाँ कह देती, जो अपनी छवि बचाने के लिए छोटे छोटे झूठ बोलती, जिसने लोगों को चोट पहुंचाई और भूल गई, जिसने सच्चाई के बजाय सुरक्षा चुनी। पर इससे भी बुरा, उसने देखा कि यह तो बस एक परत थी,
अब उसे समझ आया कि दुकानदार ने किस बात की चेतावनी दी थी। हर नज़र और गहरी परतें उजागर करती है, जैसे अपने ही पछतावों और छिपे रूपों से बने प्याज को छीलना। प्रिया ने आईना तोड़ने की कोशिश की। उसने रसोई की दराज से एक हथौड़ा निकाला, धड़कते दिल के साथ उसके सामने खड़ी हुई और हथौड़ा ऊंचा उठाया। जब उसने उसे अपनी पूरी ताकत से नीचे मारा, तो आईने की सतह पानी की तरह लहराई और हथौड़ा उसमें से ऐसे गुजर गया मानो कांच ठोस था ही नहीं। बाद में जब उसने कांच को छुआ तो वह गर्म था, मानो बुखार में हो, और वह कसम खा सकती थी कि वह सांस ले रहा था। वह धीरे धीरे पीछे हटी, अब समझ चुकी थी कि यह कोई ऐसी चीज नहीं थी जिसे वह नष्ट कर सके। उसने दुकानदार को दोबारा फोन किया। उसकी आवाज बेबसी से कर्कश हो चुकी थी। इस बार जब उसने फोन उठाया तो वह ऐसा लगा मानो वह इसी फोन का इंतजार कर रहा था। तूने दूसरी बार देखा, उसने कहा। यह कोई सवाल नहीं था। जब उसने इसकी पुष्टि की तो उसने भारी सांस छोड़ी। आईना तुझे दिखाता है कि तू क्या है। एक बार जब तू दो परतें देख लेती है तो तू पहले ही बदल चुकी होती है। दुनिया इसे भांप लेती है और वह तुझे ठुकराने लगती है, क्योंकि तू कुछ ऐसी बन गई है जो लोगों को असहज कर देती है। तू सच देखती है और वह तुझसे विकीर्ण होता है, और इंसान दूसरे इंसानों में आईनों से डरते हैं। तू देखेगी कि तू अपने बिल्कुल मूल में किस चीज से बनी है, और उसके बाद तुझे तय करना होगा कि तू उस इंसान के रूप में जी सकती है या नहीं, या फिर तू जीना ही बंद करने का चुनाव करेगी। अगले हफ्ते भर प्रिया एक लटके हुए दहशत की हालत में जीती रही। वह ढंग से खा नहीं पाती थी। उसने ऑफिस में बीमारी की छुट्टी ले ली। उसकी माँ बार बार फोन करती और प्रिया उनकी आवाज में अपराधबोध सुन सकती थी। आईने के सच का बोझ उन्हें दूर से ही कुचल रहा था। जिन दोस्तों से उसने सालों से बात नहीं की थी, वे अचानक संपर्क करने लगे, और सब एक ही बात के अलग अलग रूप कहते। वे प्रिया के साथ अपनी दोस्ती के बारे में सोच रहे थे, और उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने उसे आंका था, या इस्तेमाल किया था, या बस उससे ईमानदार नहीं रहे थे। वो अपने अंधेरे फ्लैट में बैठी रहती, बेडरूम का दरवाजा बस इतना खुला रखती कि दीवार पर टंगा आईना दिख सके और उसे उसकी खिंचाव महसूस होती। आखिरी जवाबों का वादा हर बीतते घंटे के साथ और मजबूत होता हुआ। 8वें दिन प्रिया अपने बेडरूम में गई और आईने के सामने एक ऐसी साफ सी समझ के साथ खड़ी हुई जो उसके पास पहले नहीं थी। वह कांप रही थी, हाँ, और डरी हुई थी, हाँ, पर वह एक अजीब सी शांति में भी थी। जो उसने देखा वह नाकामियों या छिपी क्रूरता की परतों से कहीं ज्यादा गहरा था। उसने कुछ ऐसा देखा जो हर चीज के नीचे हमेशा से मौजूद था। उसके मूल में एक बुनियादी खालीपन, एक शून्य जिसे किसी उपलब्धि या रिश्ते या सपने ने कभी भर नहीं पाया था। और उस भयानक स्पष्टता के पल में कुछ अद्भुत हुआ। जो खालीपन वह देख रही थी वह बिल्कुल भी राक्षसी नहीं था, वह तटस्थ था। वह बस उसके भीतर की वह जगह थी जहां वह अर्थ रचने, कुछ असली बनाने, प्रेम करने या सृजन करने या बढ़ने का चुनाव कर सकती थी। वह शून्य कोई दुश्मन नहीं था, वह तो कैनवस था। उसे अचानक समझ आया कि आईना उसे भयानक सच इसलिए नहीं दिखा रहा था कि उसे नष्ट कर दे, वह उसे ऐसे सच दिखा रहा था जो सिर्फ झूठे आत्म को, गढ़े गए व्यक्तित्व को, बेताब दिखावे को ही नष्ट कर सकते थे। बल्कि उसे एक अजीब नाजुक उम्मीद महसूस हुई। अगली सुबह प्रिया ने एक फैसला किया। वह आईना रखेगी, पर उससे छिपेगी नहीं, बल्कि वह हर रोज जानबूझकर उसे देखेगी, ईमानदार आत्म परीक्षण के एक अभ्यास के रूप में। उसने अपने पिता को फोन किया और उन्हें बताया कि उसने उन्हें माफ कर दिया, इसलिए नहीं कि उन्हें उसकी माफी की जरूरत थी, बल्कि इसलिए कि नाराजगी पकड़े रहना खुद से बेईमानी का एक और तरीका था। पर फिर 3 हफ्ते बाद कुछ अनपेक्षित हुआ। प्रिया के पास एक मेहमान आई जिसे उसने नहीं बुलाया था। एक नौजवान औरत, शायद 19 या 20 साल की, उसके फ्लैट के दरवाजे पर मदद मांगती हुई पहुंची। वह कांप रही थी, बेसिर पैर बोल रही थी, साफ तौर पर संकट में थी। पर यह मुझे ऐसी चीजें दिखा रहा है जिन्हें मैं अनदेखा नहीं कर सकती। मैंने कल देखा और मुझे नहीं लगता कि मैं फिर देख सकती हूँ। अगर मैंने देखा तो मुझे लगता है मैं गायब हो जाऊंगी। प्रिया का खून ठंडा पड़ गया। वह लड़की को अंदर ले आई, उसके लिए चाय बनाई और उसकी कहानी सुनी। और फिर भी वर्णन बिल्कुल वही था, वही नक्काशी, वही चिन्ह, यह एहसास कि कांच फ्रेम से पुराना है। जैसे जैसे प्रिया उस नौजवान औरत की कहानी सुनती गई, जानकारी के टुकड़े एक दहशतनाक पैटर्न में खुद को जमाने लगे। लड़की के बॉयफ्रेंड ने आईना 6 महीने पहले खरीदा था, और तब से वह आत्म परीक्षण और सच का जुनूनी हो गया था। वह सबसे दूर हटने लगा था, सच जानने और जो तुम सचमुच हो उसे स्वीकारने के बारे में पहेलियों में बात करने लगा था। 2 हफ्ते पहले खुद को नुकसान पहुंचाने की धमकी देने के बाद उसे एक मनोचिकित्सा अस्पताल में भर्ती कराया गया था, और जब अस्पताल के कर्मचारियों ने उसका मूल्यांकन करने की कोशिश की तो उसने किसी भी परावर्तक सतह को देखने से इनकार कर दिया। न आईने, न खिड़कियां, यहाँ तक कि अपने फोन की स्क्रीन भी नहीं। प्रिया ने एक ऐसा फैसला किया जो सब कुछ बदल देता। उसने नौजवान औरत से कहा कि वह उसके फ्लैट में रुक जाए, और वह अपने बेडरूम में चली गई। वह अपने आईने के सामने खड़ी हुई और उसे एक नई तरह की तीव्रता से देखा। इस बार समझ की तलाश में नहीं, बल्कि सफाई की तलाश में। तुम क्या हो? वह फुसफुसाई। मुझे दिखाओ तुम कहाँ से आए हो, उसने कहा।
और आईने की सतह लहराती सी, बदलती सी लगी, उसका अक्स नहीं बल्कि उसके पीछे कुछ दिखाती हुई, कुछ और गहरा। उसने एक जगह की छवि देखी, एक मंदिर, प्राचीन और जर्जर, जिसमें स्थिर काले पानी का एक कुंड था। और उसने वो पल देखा जब पानी की सतह आईने जैसी हो गई, बिल्कुल परावर्तक। और औरत ने उसमें देखा और कुछ ऐसा देखा जिससे वह चीखती रही और चीखती रही और चीखती रही। प्रिया हाँफ उठी और पीछे हट गई, उसका दिल पसलियों से टकरा रहा था। दृश्य फीका पड़ गया, पर अब उसे कुछ अहम बात समझ आ गई। आईना उस तरह श्रापित नहीं था जैसा उसने शुरू में सोचा था। वह लोगों को नष्ट करने की कोशिश नहीं कर रहा था, वह उन्हें मुक्त करने की कोशिश कर रहा था। और आईना एक जवाबी उपाय के रूप में रचा गया था, प्रतिरोध का एक औजार। पर सभी औजारों की तरह इसका भी गलत इस्तेमाल हो सकता था। जिसके पास इतनी कट्टर ईमानदारी सह पाने की भावनात्मक क्षमता न हो, वह इसके बोझ तले टूट जाएगा। आईना तुम्हें दिखाता था कि तुम क्या हो, पर बस उतना ही जितना तुम सह सको। पर फिर भी कुछ और लोगों के लिए आईना तब तक और गहरी परतें उजागर करता रहता जब तक वे या तो टूट न जाते या उससे पार न उतर जाते। जब वो बैठक में लौटी तो नौजवान औरत खिड़की पर खड़ी नीचे शहर को घूर रही थी। मेरा बॉयफ्रेंड आखिरकार अस्पताल से बाहर आ जाएगा, उसने धीरे से कहा। और जब वह आएगा तो वह फिर से आईनों में देखना चाहेगा। आईना यह तय नहीं करता कि कौन सा होगा, वो खुद करता है। लड़की उसकी ओर मुड़ी, उसके चेहरे पर आंसू बह रहे थे। और अगर वह टूटना चाहे तो, अगर उसने यही चुना हो तो। प्रिया के पास इसका कोई जवाब नहीं था। जाए इसके, वो वापस अपने बेडरूम में गई और अपने आईने को एक बार और देखा। आने वाले दिनों में प्रिया ने नौजवान औरत को आईनों के अपने डर से उबरने में मदद की। उन्होंने अलग अलग आईनों में देखा, बाथरूम का आईना, खिड़की का कांच, मेकअप किट का एक छोटा कॉम्पैक्ट आईना, और बिना किसी निर्णय के ईमानदार आत्मचिंतन की कला का अभ्यास किया। बेडरूम का नक्काशीदार आईना सबसे गहरी परतें दिखाता था, ऐसे सच उजागर करता जिन्हें पचाने में दिन लग जाते। बाथरूम का आईना एक ज्यादा तात्कालिक व्यावहारिक ईमानदारी दिखाता था। खिड़की का कांच इन दोनों के बीच की कोई चीज दिखाता था। फिर प्रिया ने वो फैसला किया जिसका शायद ब्रह्मांड हमेशा से उससे करवाने का इंतजार कर रहा था। उसने नौजवान औरत को चांदनी चौक के दुकानदार के बारे में बताया, और उसने आईना उसे लौटाने की योजना बनाई, पर खरीदने के लिए नहीं, उसकी उत्पत्ति के बारे में पूछने के लिए, यह समझने के लिए कि यह सच में क्या था। सितंबर की एक उमस भरी दोपहर को उन्होंने भीड़भाड़ वाले बाजार में रास्ता बनाया। फेरी वालों और खरीदारों की भीड़ को चीरते हुए आगे बढ़ी और कपड़े के एक विक्रेता और एक चाय की दुकान के बीच दबी हुई वह तंग दुकान ढूंढ ली। पर जब वे अंदर गईं तो उन्होंने उसे खाली पाया। एक नया दुकान मालिक, एक अधेड़ उम्र का आदमी जिसे पिछले मालिक के बारे में कुछ नहीं पता था। उसने उन्हें बताया कि यह जगह 3 साल से खाली पड़ी थी। प्रिया के हाथ ठंडे पड़ गए। उसने उस बूढ़े आदमी, उन मोतियाबिंद वाली आंखों, उस मरून कपड़े का बारीकी से वर्णन किया। नए मालिक ने सिर हिला दिया। उसने यह जगह 3 महीने पहले एक प्रॉपर्टी मैनेजमेंट कंपनी से खरीदी थी और किसी पिछले कारोबार का कोई रिकॉर्ड नहीं था। मुझे एक बार एक कपड़ा मिला, किसी चीज के चारों ओर लिपटा हुआ मरून कपड़ा। वह बस कोने में पड़ा था, जैसे किसी ने छोड़ दिया हो। जब मैंने उसे खोला तो अंदर कुछ नहीं था, बस कपड़ा। पर उसमें से प्राचीन गंध आती थी, जैसे वह सदियों से किसी चीज के चारों ओर लिपटा रहा हो। प्रिया और लड़की ने एक दूसरे को देखा। उस रात प्रिया ने प्राचीन आईनों के बारे में, मिथकों में परावर्तक सतहों के बारे में, चेतना और आत्मबोध के बारे में जो कुछ ढूंढ सकती थी सब खोजा। उसे संस्कृत ग्रंथों में मंदिर के आईनों के संदर्भ मिले, जिन्हें सत्य दर्शक जल कहा गया था, जो किसी इंसान का धर्म उजागर कर सकते थे। उसे चेतना के बारे में सिद्धांत मिले कि वह खुद एक तरह का आईना है, जिसका इस्तेमाल ब्रह्मांड खुद को देखने के लिए करता है। सुबह तक प्रिया ने एक ऐसी परिकल्पना गढ़ ली थी जो हास्यास्पद भी लगती थी और निस्संदेह सच भी। आईना कोई वस्तु थी ही नहीं, वह एक प्राणी था, एक चेतना, एक सत्ता जिसने आईने का रूप लेना इसलिए चुना था क्योंकि वही उसके उद्देश्य के लिए सबसे कारगर आकार था। वह लोगों को फंसाता नहीं था, वह उन्हें उजागर करता था। और सबसे अहम, वह दुनिया में घूमता था, उन लोगों के सामने प्रकट होता था जो खुद को पूरी तरह देखने के लिए तैयार थे, क्योंकि खुद को पूरी तरह देखना ही सच्चे बदलाव की एकमात्र राह थी। दुकानदार आईने का ही एक विस्तार था, एक मार्गदर्शक जो आईने और इंसान के बीच की मुलाकात को सहज बनाता था। उसे एक दुकानदार बनना था, एक मार्गदर्शक, कोई ऐसा जो दूसरों को आईना ढूंढने में मदद करे जब वे खुद को देखने के लिए तैयार हों, और जो उन्हें यह पहचानने में मदद करे कि उन्होंने क्या देखा। जब लड़की जागी तो प्रिया ने उसे सच बताया, आईने के एक सचेत प्राणी होने के बारे में नहीं, वो बहुत ज्यादा होता, पर अपने नए मकसद के बारे में। वह लोगों को ऐसे आईने ढूंढने में मदद करने जा रही थी जो उन्हें वह दिखाएं जो उन्हें देखने की जरूरत थी। वो प्रिया के साथ काम करना चाहती थी, खुद भी एक मार्गदर्शक बनना चाहती थी। साथ मिलकर उन्होंने एक योजना बनानी शुरू की, एक छोटी दुकान शहर के एक अलग हिस्से में, जहां लोग एक सुरक्षित जगह में प्राचीन आईनों में देखने आ सकें, जहां कोई ऐसा मदद के लिए मौजूद रहे जो इस प्रक्रिया को समझता हो। पहला ग्राहक अपने 50 के दशक में एक व्यापारी था,
हर बाहरी पैमाने पर सफल पर समझौतों से अंदर तक खोखला। उसने पहली बार आईने में देखा और 45 मिनट तक रोता रहा। जब उसने आखिरकार मुंह फेरा तो उसका चेहरा बिखरा हुआ था, पर उसकी आंखें साफ थीं। दूसरी ग्राहक 2 बच्चों की एक माँ थी, जिसने 2 दशक अपने परिवार के लिए अपनी ज़रूरतों और सपनों की कुर्बानी देने में बिता दिए थे। यहाँ तक कि वो भूल चुकी थी कि अपनी निभाई सारी भूमिकाओं के नीचे वह कौन थी। आईने ने उसे दिखाया कि उसका आत्मसंदेह एक तरह का आत्ममोह था, यह विश्वास कि उसकी कला को योग्य होने के लिए परिपूर्ण होना जरूरी है और कि सच्चे सृजन के लिए असुरक्षा की भेद्यता जरूरी थी। बात धीरे धीरे फैली, फुसफुसाहटों और सोच समझकर दी गई सिफारिशों के जरिए। जो लोग खुद को देखने के लिए तैयार थे वे दुकान पर आए। कुछ जो उन्होंने देखा उससे बिखर गए और लौटने से इनकार कर दिया। कुछ बार बार वापस आए, हर बार और गहरा देखते हुए, धीरे धीरे खुद के सबसे सच्चे रूप बनते हुए। पर उनमें से किसी ने कभी यह नहीं बताया कि आईने ने झूठ बोला था। हर एक इंसान ने, सच चाहे कितना भी दुखदाई रहा हो, यह माना कि जो उसने देखा वह सही था। आईने ने उन्हें वही दिखाया जो उन्हें देखने की जरूरत थी, न उससे ज्यादा न उससे कम। एक दिन दुकान खुलने के करीब 1 साल बाद एक औरत आई जिसने खास तौर पर आईने के बारे में पूछा। वह उसका नाम जानती थी, आत्मदर्शन। वह उसका इतिहास जानती थी कि वह सदियों से अलग अलग रूपों में अलग अलग जगहों पर मौजूद रहा था। वह उसका उद्देश्य जानती थी, लोगों को उनका खुद का रूप दिखाना। उसने बताया कि वह एक पुजारिन थी, हजारों साल पहले, जो चेतना और पहचान के सवाल की जुनूनी हो गई थी। उसने अपनी पूरी जिंदगी यह शोध करने में बिता दी कि एक ऐसा औजार कैसे बनाया जाए जो लोगों को उनके अपने आत्मछलों से परे देखने दे, अपने स्वभाव का सच परख सके। पुजारिन औरत ने बताया कि उसने सहस्राब्दियां अपनी रचना को दुनिया में घूमते देखते बिताई थी, भी बूढ़ी नहीं होते हुए, क्योंकि वह खुद आईने के साथ एक ही जगह में मौजूद थी, आंशिक रूप से भौतिक दुनिया में, आंशिक रूप से अक्स में, दोनों के बीच लटकी हुई। वह अब इसलिए आई थी क्योंकि उसने कुछ बदलते हुए देखा था। उसे लोगों को उनके बारे में सच दिखाने के लिए बनाया गया था, पर अब वह कुछ और करने लगा था। वह उन्हें दूसरे लोगों के बारे में सच दिखाने लगा था, सारी चेतना के आपसी जुड़ाव के बारे में। उसे ऐसे लोग चाहिए थे जो इंसानों को यह समझा सके कि दूसरों में मौजूद आईना उनके अपने आईने को परावर्तित करता है, कि चेतना व्यक्तिगत नहीं बल्कि साझा है। प्रिया की साथी, वह लड़की जिसका बॉयफ्रेंड अस्पताल गया था, ने वह अहम सवाल पूछा। इसने उसे वे चीजें क्यों दिखाई? इसने उसे बचाने के बजाय तोड़ क्यों दिया? पुजारिन औरत ने अपनी नजर गहरी करुणा के साथ उस छोटी औरत की ओर मोड़ी। क्योंकि वह तैयार नहीं था। तुम्हारे बॉयफ्रेंड ने अपनी पूरी पहचान अपने आत्मबोध को काबू करने पर, यह संभालने पर बनाई थी कि वह दूसरों को कैसा दिखे। जब आईने ने उसे उस काबू के नीचे का खालीपन दिखाया, तो उसके पास उसे समझने का कोई ढांचा नहीं था सिवाय एक शून्य, एक दहशत के। पर कभी कभी कोई इंसान जानने के लिए इतना बेताब होता है कि आईना उसे फिर भी दिखा देता है, और उसे चुनना पड़ता है कि वह टुकड़ों में बिखर कर फिर से बने या टुकड़ों में बिखर कर खत्म हो जाए। नौजवान औरत रो पड़ी, पर वह समझती हुई लगी। पुजारिन औरत 3 दिन रुकी। उसने समझाया कि आईने में एक तरह की बुद्धि है, और कि वह उन लोगों को खुद को दिखाने से इनकार कर देगा जो उससे यह साबित करवाना चाहते हैं कि वे बुरे हैं। आईना सच दिखाता है, उसने कहा, फैसला नहीं। पर अगर कोई अपनी जन्मजात बुराई की पुष्टि ढूंढ रहा है, तो आईना उसे खाली दिखेगा, और वह यह सोचते हुए चला जाएगा कि आईना खराब है। चौथी सुबह पुजारिन जा चुकी थी। उसने न कोई चिट्ठी छोड़ी, न अलविदा कहा। पर प्रिया और उसकी साथी को आईने में कुछ नया मिला। उनके अपने अक्सों ने उन्हें सिर्फ यह नहीं दिखाया कि वे क्या थीं, बल्कि यह कि वे क्या बन रही थीं। और वे सारी जिंदगियां देख सकती थी जिन्हें वे छुएंगी, वे सारे रूपांतरण जिन्हें वे सहज बनाएंगी, समय भर बाहर की ओर लहराते हुए। यह अभिभूत करने वाला और सुंदर और दहशतनाक था। पर वे दोनों उस पल में समझ गईं कि यही उनका असली मकसद था, और वे इसके लिए अपनी पूरी जिंदगी बिना जाने इंतजार करती रही थीं। साल बीते। दुकान शहर में एक तरह की दंतकथा बन गई, हालांकि सिर्फ उन्हीं के लिए जो उसे ढूंढ रहे थे। बाकी सबके लिए वो अदृश्य ही रही, दूसरी दुकानों के बीच दबी एक छोटी जगह, साधारण और आसानी से नजरअंदाज हो जाने वाली। ग्राहक आते और जाते। प्रिया और उसकी साथी बूढ़ी होती गईं, पर वे मनोवैज्ञानिक रूप से उल्टा बूढ़ी होती लगीं, आत्मा में, और जवान होती हुई, भले ही उनके शरीर समय के बीतने को दिखाते। आईना कभी नहीं बदला। वह हमेशा ठीक वही दिखाता जो देखे जाने की जरूरत थी, न उससे ज्यादा न उससे कम। फिर एक दिन एक नौजवान आदमी दुकान में आया और आईने को उसके नाम से मांगा, आत्मदर्शन। वह शायद 25 साल का था, और उसकी आंखों में किसी ऐसे की गुणवत्ता थी जिसने पहले ही बहुत कुछ देख लिया हो, बहुत कुछ समझ लिया हो। मैं इसे फिर से ढूंढने का इंतजार करता रहा हूँ, उस वक्त का इंतजार जब यह व्यक्तिगत लोगों को उनका सच दिखाने से आगे बढ़कर उन्हें सामूहिक सच दिखाने के लिए तैयार होगा। प्रिया को अपना दिल सीने में धीमा होता महसूस हुआ। क्या तुम कह रहे हो? उसने शुरू किया। नौजवान आदमी ने सिर हिलाया। उसने समझाया कि पुजारिन औरत सही थी, आईने का उद्देश्य विकसित हो रहा था। जो वह व्यक्तियों के लिए करता आ रहा था, वह अब पूरी मानवता के लिए होने को तैयार था।
एक वक्त आएगा जब आईना सिर्फ व्यक्तिगत चेहरे नहीं, बल्कि खुद मानवता का सामूहिक चेहरा परावर्तित करेगा। और जब काफी लोग व्यक्तिगत आईने में देख चुके होंगे, खुद को सच में देखने का काम कर चुके होंगे, तो वह पल आएगा जब मानवता को खुद को सामूहिक रूप से देखने और यह देखने पर मजबूर होना पड़ेगा कि वह असल में क्या है, अलग अलग व्यक्तियों की एक प्रजाति के रूप में नहीं। नौजवान आदमी ने पूछा कि क्या प्रिया और उसकी साथी अपना काम जारी रखेंगी। उन्हें जवाब देने की जरूरत नहीं थी, उनकी पूरी हस्ती पहले से ही हाँ विकीर्ण कर रही थी। और उसने उन्हें कुछ और भी बताया। आईने को नष्ट नहीं किया जा सकता क्योंकि यह कोई भौतिक वस्तु नहीं है। यह एक सिद्धांत है, चेतना का एक नियम। यह हमेशा मौजूद रहेगा क्योंकि चेतना को हमेशा खुद पर चिंतन करने, खुद को देखने का एक रास्ता चाहिए। जो बदलता है वह है इसका लिया गया रूप और इसकी सेवा करने वाले लोग। फिर नौजवान आदमी ने प्रिया के कंधे पर अपना हाथ रखा। मैं तुम्हें यह इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि तुम्हारी एक खास ग्राहक, वह जिसने इस समय रेखा में इस आईने का पहला रूप बनाया था, जल्द ही आने वाली है। वह जन्म ले चुकी है। वह अभी एक बच्ची है, पर 20 साल में वह तुम्हारी दुकान ढूंढने के लायक उम्र की हो जाएगी। पर वह उसे अपने लिए नहीं, बल्कि सारी मानवता की ओर से ढूंढ रही होगी। तुम्हारा काम होगा उसे यह समझने में मदद करना कि वह क्या रच पाने में सक्षम है, और उस ज्ञान की दहशत और जिम्मेदारी से उसे गुजारना। फिर नौजवान आदमी जा चुका था। वह दुकान से बाहर नहीं गया, वह बस फीका पड़ गया, पारभासी और फिर पारदर्शी होता हुआ। उसका रूप आईने की रोशनी में घुलता गया, जब तक हवा में एक गर्माहट और एक उपस्थिति के एहसास के सिवा कुछ नहीं बचा। उन्होंने एक बार और साथ मिलकर आईने में देखा, और उन्होंने अपने अक्स अनबदले देखे, पर वे जानती थी कि वे हमेशा के लिए बदल चुकी थीं। 20 साल बीते, दुकान फलती फूलती रही। मार्गदर्शक उन्हें ढूंढ लेते, ऐसे लोग जिनके पास आईने के अपने रूप थे, दूसरे शहरों में अपनी दुकानें थीं, और वे आपस में बात करने लगे, जो सीख रहे थे उसे साझा करने लगे। एक जाल बना, सूक्ष्म और बाहरी दुनिया के लिए अदृश्य, पर अपने असर में ताकतवर। और दुनिया बदलने लगी, करीब करीब अगोचर रूप से, और ज्यादा ईमानदारी और ज्यादा करुणा और ज्यादा जागरूकता की ओर। फिर अक्टूबर के एक शांत मंगलवार को एक नौजवान औरत दुकान में आई। वो 21 साल की थी, ऐसी आंखों के साथ जो अनंत का बोझ ढो रही थी। बिना बोले प्रिया जान गई, यही वह थी, पुजारिन औरत की उत्तराधिकारी, रचयिता का नया अवतार, वह जो आईने के उद्देश्य को उसके अगले विकास तक ले जाएगी। लड़की ने आईने के साथ अकेले रहने को कहा। प्रिया और उसकी साथी अब अपने 70 के दशक में दुकान से निकली और शहर में टहलने लगी। उन्होंने इस पल के लिए 2 दशक तैयारी की थी, पर अब जब वह आ गया था, तो वे जो देख रही थी उसकी विशालता से खुद को अभिभूत पा रही थी। अब मुझे समझ आया, वो फुसफुसाई। यह खुद को देखने के बारे में नहीं है, यह उस आत्म को देखने के बारे में है जो हर किसी में परावर्तित होता है। यह पहचानने के बारे में है कि चेतना विभाजित नहीं है, हम सब एक दूसरे के आईने हैं। आने वाले हफ्तों में लड़की ने आईने के गहरे कामकाज को समझने के लिए प्रिया और उसकी साथी के साथ काम किया। उसने कहा कि उसका मकसद आखिरकार एक तकनीक रचना था, भौतिक नहीं, बल्कि आध्यात्मिक विधि और तकनीक के अर्थ में तकनीकी, जो मानवता को यह बड़ा सच एक साथ देखने देगी, सामूहिक आत्म पहचान का अनुभव करने देगी। पर पहले और लोगों को व्यक्तिगत काम करना होगा, और आईनों को और हाथों तक पहुंचना होगा। लड़की, हालांकि उसका कहना था कि वह अब पूरी तरह खुद नहीं रही, कि वह किसी बड़ी चीज के लिए एक पात्र बन रही थी, ने प्रिया और उसकी साथी से दुकान उसे सौंपने को कहा। उन्होंने जरा भी हिचक नहीं की, और वे पीछे हटने की तैयारी करने लगी, मानद मार्गदर्शक बनने की, यह भरोसा करने की कि काम सक्षम हाथों में जारी रहेगा, ऐसे हाथों में जो शायद इसे उनसे कहीं गहराई से समझते थे। पर फिर लड़की ने कुछ ऐसा बताया जिसने सब कुछ बदल दिया। उसने कहा, मुझे आपसे एक काम करवाना है। मुझे चाहिए कि आप आईने में एक बार और देखें, साथ में हम तीनों। और मुझे चाहिए कि आप उससे मांगे कि वह आपको दिखाए जो आपको आगे बढ़ने के लिए देखने की जरूरत है। उन्हें लगा वे जानती हैं कि क्या उम्मीद करनी है। पर जैसे ही वे नौजवान औरत के साथ उसके सामने खड़ी हुई, और जैसे ही उसने अपने हाथ नक्काशीदार फ्रेम की ओर उठाए, आईने ने कुछ ऐसा किया जो उसने पहले कभी नहीं किया था। वह खुल गया। उस खुले द्वार से वे एक ऐसी जगह देख सकती थी जो ठीक ठीक कोई जगह नहीं थी, शुद्ध चेतना का एक लोक, जहां इतिहास भर आईनों में दिखाए गए सारे दृश्य एक साथ मौजूद थे। वे पुजारिन औरत को प्राचीन मंदिरों में ध्यान करते देख सकती थीं। वे लाखों लोगों को देख सकती थीं, अलग अलग समय और संस्कृतियों के, सब आईनों में देखते हुए, सब अपने स्वयं के प्रकट होने का अनुभव करते हुए, सब जागरण के एक विशाल ताने बाने में योगदान देते हुए। लड़की धीरे से बोली, मुझे आगे यही रचना है, कोई भौतिक तकनीक नहीं, बल्कि चेतना में इतना गहरा बदलाव कि मानवता खुद को एक जीव के रूप में, एक एकीकृत जागरूकता के रूप में देखने लगेगी। और हर इंसान जो अपने आईने में देखता है, हर इंसान जो खुद को सच में देखने का काम करता है, इस बदलाव में योगदान दे रहा है। आपके काम के मायने उससे कहीं ज्यादा रहे हैं जितना आप जानती थीं। हर इंसान जिसे आपने मार्गदर्शन दिया, हर रूपांतरण जिसे आपने सहज बनाया, उस जाल को बुनने का हिस्सा रहा है जो इस बदलाव को होने देगा।
जैसे जैसे प्रिया और उसकी साथी देखती रहीं, आईना धीरे धीरे बंद हो गया। दृश्य फीका पड़ गया, पर ज्ञान बना रहा, उनकी चेतना में चमकीला जलता हुआ। काशीदार फ्रेम वापस दीवार पर अपनी सामान्य जगह पर बैठ गया, पर कुछ बुनियादी रूप से बदल चुका था। मुझे चाहिए कि आप छोड़ दें, मार्गदर्शन करना बंद करें और फिर से विद्यार्थी बन जाएं, क्योंकि अगले चरण के लिए ऐसी चीजें सीखनी होंगी जिनकी आप अभी कल्पना भी नहीं कर सकती। वे राजी हो गईं। उन्होंने अपना निजी सामान बांधा और दुकान छोड़ने की तैयारी की। पर इससे पहले कि वे जाती, प्रिया ने लड़की से एक आखिरी सवाल पूछा, तुम सच में यहाँ क्यों आई? क्या यह सच में बस दुकान संभालने के लिए था? लड़की प्राचीन समझ के साथ मुस्कुराई, नहीं, पर आप ये सोचने लगी थी कि क्या यह काफी था, कि क्या आपने व्यक्तिगत रूपांतरणों का मार्गदर्शन करते हुए अपनी जिंदगियां बर्बाद कर दी जबकि दुनिया बिखरती लग रही थी। मैं आपको यह दिखाने आई कि हर व्यक्तिगत रूपांतरण एक दीवार की एक जरूरी ईंट है। दीवार बन रही है और वह टिकेगी। प्रिया और उसकी साथी ने अगली सुबह दुकान छोड़ दी, पर उन्होंने शहर नहीं छोड़ा। उन्होंने पास में एक छोटा फ्लैट किराए पर लिया और वही शुरू किया जो लड़की ने बताया था। वे फिर से विद्यार्थी बन गईं। उन्होंने दर्शन शास्त्र की, तंत्रिका विज्ञान की, सामाजिक प्रणालियों और सामूहिक चेतना की कक्षाएं लीं। वे और गहराई से समझने लगी कि आईने का काम मानव जागरूकता के बड़े विकास से कैसे जुड़ा है। 3 साल बाद लड़की ने उन्हें वापस दुकान पर बुलाया। जब वे पहुंची तो उन्होंने उसे रूपांतरित पाया। काशीदार आईना अब भी था, पर अब वह दर्जनों दूसरों से घिरा था, नकलें नहीं बल्कि अलग अलग आईने, हर एक का अपना खास उद्देश्य और ऊर्जा। लड़की ने अपनी दृष्टि को साकार कर दिया था। वो दूसरे मार्गदर्शकों को सिखा रही थी कि आईने कैसे रचे जाएं, या और सटीक कहें तो यह कैसे पहचाना जाए कि कोई वस्तु आईना बन चुकी है। यह कैसे पहचाना जाए कि चेतना ने खुद चिंतन के लिए एक केंद्र बिंदु गढ़ लिया है। कुछ आईने व्यक्तिगत सच दिखाते, कुछ रिश्तों का सच दिखाते, कुछ सामूहिक सच दिखाते। लड़की प्रिया की ओर मुड़ी और बोली, अब मैं आपसे एक नई भूमिका लेने को कह रही हूँ। व्यक्तिगत साधकों के मार्गदर्शकों के रूप में नहीं, बल्कि प्रशिक्षकों के प्रशिक्षकों के रूप में। मुझे चाहिए कि आप दूसरे दुकानदारों को गहरा काम समझने में मदद करें। जिस चेतना ने पहला आईना रचा वह समझती है कि आखिरी आईना पूरी प्रजाति है, जो पूरी ईमानदारी और पूरी करुणा के साथ खुद पर चिंतन कर रही है। प्रिया ने अपनी साथी की ओर देखा और दोनों ने अपनी हस्ती में एक गहरी हाँ गूंजती महसूस की। यह उनके काम का अंत नहीं था, यह उसका अनंत विस्तार था। आखिरी दृश्य में चलिए जूम आउट करें। दुकान शहर में रोशनी का एक बिंदु बन जाती है। शहर दुनिया में रोशनी का एक केंद्र बन जाता है। दुनिया ब्रह्मांड में रोशनी का एक बिंदु बन जाती है और हम देखते हैं दूर एक विशाल ब्रह्मांडीय आईना, अनंत रूप से बड़ा, जिसमें पूरा ब्रह्मांड खुद पर चिंतन कर रहा है। यही हमेशा से हो रहा था। चेतना खुद को परख रही है, वास्तविकता अपने ही अस्तित्व के प्रति सजग हो रही है। ब्रह्मांड अरबों व्यक्तिगत आईनों के लेंस के जरिए अपने ही स्वभाव में झांक रहा है। और उस पल में प्रिया और उसकी साथी समझ जाती हैं कि वे इस प्रक्रिया से कभी अलग थी ही नहीं। वे ही यह प्रक्रिया है, और कहानी समाप्ति के साथ नहीं बल्कि निरंतरता के साथ खत्म होती है, क्योंकि सच्ची आईने की कहानी कभी खत्म नहीं होती, वह बस और गहरी होती जाती है। आपके शहर में कहीं अभी इसी वक्त शायद एक आईना इंतजार कर रहा हो। आईना हर जगह है, क्योंकि चेतना हर जगह है और वास्तविकता हमेशा खुद को और पूरी तरह देखने का न्योता देती रहती है। सवाल यह नहीं कि आप आईने से मिलेंगे या नहीं, सवाल यह है कि जब वह आपके सामने खुद को प्रकट करेगा, तब क्या आप में देखने की हिम्मत होगी।